हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नुसरत जहां स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ भाई। 9th पास करके आए हो, 9th क्लियर हो गई है, 10th क्लास में आ गए हो, थोड़े बड़े हो गए हो, क्लास भी सीनियर हो गई है, थोड़ी सी पढ़ाई भी ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ लेनी है कि हम ये बिल्कुल ना सोचें कि भाई बोर्ड्स देने हैं तो डरने वाली बात है। डरने वाली बात कोई भी नहीं है। अगर शुरू से ही ध्यान से पढ़ोगे, सारी चीज़ें इतनी आसान लगेंगी कि साल कैसे गुजर जाएगा, सारी पढ़ाई कैसे हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई सिलेबस पूरा कैसे होगा, फिर हमें आर डी शर्मा भी करनी है, फिर हमें सैम्पल पेपर्स भी करने हैं। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, सब कुछ समझाऊँगी। बस आपका काम है ध्यान से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सब कुछ इतना आसान लगेगा ना कि बस पूछो ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं चैप्टर 1 का यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। इसमें हम चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स ना यहीं पर क्लियर कर लेंगे। अगर ये वीडियो ध्यान से देख लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर यहीं पर क्लियर हो गए, सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर हो गए ना, तो चैप्टर की एक्सरसाइजेस यूँ हो जाएंगी। बड़े ही आसानी से चैप्टर की एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, बहुत मज़ा भी आता है करने में। तो ये बिल्कुल नहीं सोचो कि क्या होगा कैसे होगा, तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से चीज़ों को करते हुए चलेंगे। एक एक चीज़ के बाद करते हुए चलेंगे तो बड़े आसानी से सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। जब साल के एंड में पहुंचोगे ना, तो याद करोगे कि पूरा साल हमने कितनी अच्छे से पढ़ाई की थी और कैसे साल हमारा गुजर गया और पता भी नहीं चला। तो बस एक काम आपको यही करना है कि आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है, वीडियोस को ध्यान से देखना है और चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। बस समझते रहो, सब कुछ आसान होता चला जाएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 है ये। अब रियल नंबर्स है क्या? सबसे पहले तो भाई हमें ये समझना चाहिए कि रियल नंबर्स आखिर है क्या। अब रियल नंबर्स को समझने के लिए पहले हमें ये सारे नंबर्स को समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। कहानी हमारी शुरू हुई कहाँ से? नेचुरल नंबर से, कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, स्कूल जब आपने जाना शुरू किया था तो आपने वहाँ पर काउंटिंग सीखी थी ना, 1 2 3 4 5। मैम आती थी, यही तो सिखाती थी क्लास में। बच्चों क्या होता है? 1 2 3 4। मैं वही पढ़ा रही हूँ, बचपन वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4। तो जो हमारे नेचुरली नंबर्स हम बोलते थे ना, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग हम कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5। ऐसे तो नहीं बोलते ना कि भाई 0 1 2 3 4 5। हम क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5। काउंटिंग हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5। तो जहाँ से हमने 1 2 3 5 नेचुरली बोलना सीखा था ना, वही हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जो हमारे अपने आप मुंह से निकलते हैं ना नंबर्स 1 2 3 4 5, वही हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4। मैम ने क्या सिखाया था आपको कि भाई कहाँ से काउंटिंग शुरू करो? 1 2 3 4 5। और फिर ये कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है। ठीक है, जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है ये नंबर्स वहाँ तक जाते हैं। अब काउंटिंग कहाँ तक आती है भाई? वो तो इन्फिनिटी तक आती है ना। तो ये नंबर्स हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से हुए बेटा? जो हमारे 1 2 3 4 5 आगे जो हमारे नेचुरली मुंह से निकलते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहानी आई होल नंबर्स की, कि भाई होल नंबर्स क्या है। ये होल नंबर्स आया कहाँ से? सोचने वाली बात पहले ये है कि ये होल नंबर्स आया कहाँ से। तो होल नंबर्स बच्चों वो होते हैं, मैम ने सिखा दिया 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है। लेकिन भाई उससे पहले ज़ीरो भी तो है। किसी ने कहा भाई ज़ीरो के बारे में भी तो कोई बात करो। तो हमने जो ज़ीरो को डाला वो हमने डाल दिया होल नंबर्स में। कहाँ डाल दिया? होल नंबर्स में। तो होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से स्टार्ट हो रहे थे। और हमारे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। तो हमारे भाई क्या बात निकल कर आई कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है और होल नंबर्स में हमारा 0 आता है। होल नंबर्स हमारे कहाँ से हमेशा स्टार्ट होते बच्चों? 0 से। तो होल नंबर्स हमारे यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो गए। ठीक है भाई, उसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स क्या है? हमने यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख लिया, 1 2 3 4 लिख लिया। ठीक है, अब भाई नेगेटिव नंबर्स के बारे में क्या कहा जाएगा? वो भी तो है, उनके बारे में क्या कहा जाएगा? तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं
और 0, ये सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इंटीजर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे थे। अब इंटीजर्स कहाँ से आएंगे? इंटीजर्स हैं हमारे -2, -3 या -1, बल्कि मुझे यहाँ -1 लिखना चाहिए। -1, फिर यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये ऐसे 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 चलता चला जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी तक जाता है ना तो हमारे इंटीजर्स भी हमारे इन्फिनिटी तक ही जाते हैं, मतलब -100, -110, -250 कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, ये सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई नेचुरल नंबर में क्या था? 1 2 3 4 था। होल नंबर में क्या था? उसमें बस 0 था। उसके मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 भी था। ये मत सोचो ना मैम बोल रहे बस 0 था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारा क्या था? इंटीजर्स में हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ बहुत ही बेसिक सी है, हम छोटी क्लासेस में इसको सीख कर आ चुके हैं। उसके बाद बात आती है हमारी रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर्स क्या है? 9th में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका बताया था, अब मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराती हूँ। क्या होते हैं भाई रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमने 9th तक यही पढ़ा था ना भाई कि जो P/Q की फॉर्म में है वो हमारा रैशनल नंबर है, यही सीखा है हमने। अब P/Q की फॉर्म में मतलब 2/3, 4, यहाँ क्या लिख रही हूँ मैं, 5/9, 7/2, ये सारे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, इसके साथ साथ अगर यहाँ लिखा है 0.23 या 0.31 या 0.45, तो बच्चे ये भी हमारे रैशनल नंबर्स ही हैं। कैसे हैं रैशनल नंबर्स ये? अब देखो, ये आप बोलोगे कि मैम तो अभी आप बोल रहे थे कि जो P/Q की फॉर्म में है वो हमारा रैशनल नंबर है। नहीं, ये जो है ना बच्चे हमारा ये जो डेसिमल नंबर है ये भी हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। कैसे? देखो, ये लिखा है ना 0.23, अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो ये अपॉन में 100 आ गया, है ना? ये क्या बन गया? 23/100। इसी तरीके से यहाँ से हटा दूंगी, अपॉन में 100 आ गया, ये क्या बन गया? 31/100। तो ये भी तो P/Q की फॉर्म में आ गया ना। तो ये सारे जो है हमारे जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? अच्छा, उसके बाद एक और बात निकल कर आती है कि अगर यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा है तो 2 क्या है? देखो, 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है ना? तो 2 फिर रैशनल नंबर है या नहीं है, ये कैसे पता लगाओगे? देखो, ये 2 जो है एक रैशनल नंबर है। कैसे? मैंने इसके अपॉन में 1 लगा दिया, ये P/Q की फॉर्म में आ गया ना। तो ये P/Q की फॉर्म में जब आया तो ये क्या बन गया बच्चे? रैशनल नंबर बन गया। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं। सिर्फ 2 ही नहीं, चाहे 25 लिखा हो, 47 लिखा हो, 98 लिखा हो, अपॉन में 1 लगा दो भाई, ये बन गए तुम्हारे रैशनल नंबर्स, है ना? तो रैशनल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स भी, हमारे होल नंबर्स भी, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स भी ये हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो भाई हमने क्या सीखा कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। अच्छा, एक और समझने वाली बात, ये जो है हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में कि जो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं? हाँ भाई, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमारे होल नंबर्स होंगे, लेकिन जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। अब क्यों नहीं होते भाई? देखो, यहाँ पर होल नंबर्स में तो ये 0 बैठा हुआ है ना, 0 तो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन ये नेचुरल नंबर में तो नहीं है, तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ ना। तो क्या बात निकल कर आई कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसमें 0 है, इसमें बेटा 0 नहीं है। तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को समझा। इंटीजर्स क्या हो गया भाई? जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो सारे हैं हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं।
तो बच्चों हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ये सब तो समझ लिया। अब आती है कहानी में विलन की एंट्री होती है। विलन कौन है भाई? विलन है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये अपनी ही धुन में चलता है, इसके अपने ही नंबर्स होते हैं, इसका नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी मस्ती में है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसके अपने ही नंबर्स हैं, तो हमें इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि देखो क्या है, रैशनल नंबर्स तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ के समझ के आ रहे हो, लेकिन ये आपके लिए नई चीज़ है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैप्टर में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो ये बहुत ध्यान से समझो। देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये इर्रेशनल नंबर क्या है, इसके पास बेसिकली, अच्छा ये समझ लो कि इसके पास ना 3 तरह के नंबर्स होते हैं। विलन बन के मुंह फुला के ज़रूर बैठा है, लेकिन इसके पास नंबर सिर्फ 3 तरह के ही हैं। एक इसमें पाई होता है, एक रूट वाले नंबर होते हैं, और एक ऐसे डेसिमल नंबर जो रिपीट भी नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते, वो आगे चलते चले जाते हैं। अभी समझाऊंगी क्या कैसे होता है। पहले हम सबसे पहले समझते हैं पाई को। अब देखो पाई जो है ना हमारा, वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पाई क्या है? हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये इर्रेशनल नंबर कैसे हुआ, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्यों, कैसे? हमने ये सीखा था, आपने ये सीखा था कि पाई की वैल्यू हम क्या रखते थे? 22/7। आप यही सोचेंगे है ना कि भाई हम 22/7 इसकी वैल्यू अगर रखते थे तो ये तो P/Q की फॉर्म में होता है। और अभी मैम आपने पीछे बोला था कि भाई जो भी P/Q की फॉर्म में है वो रैशनल नंबर है। यही आ रहा है ना दिमाग में, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। तो भाई पाई अगर इर्रेशनल है और पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 रखते हुए आ रहे हैं जो कि रैशनल है, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो इसके इक्वल ही नहीं हुआ कि भाई एक इर्रेशनल आप कह रही हैं और आप एक इसको भी आपने समझा है कि ये P/Q की फॉर्म में है तो ये रैशनल है। तो पाई और 22/7 तो इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो हमने पाई की वैल्यू रखनी सीखी थी 22/7 बच्चे, वो सिर्फ हमारी एक अप्रॉक्स वैल्यू थी। हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए एक वैल्यू रख लेते हैं 22/7, वरना जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो होती है 3.14 ब्ला 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 ब्ला। ये आगे तक चलता चला जाता है, बहुत लंबा जाता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये नेवर एंडिंग है, समझे। तो पाई की जो हम यहाँ पे 22/7 वैल्यू रख रहे थे, वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए रख रहे थे, वरना पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 बिल्कुल भी नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और जो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 3.14, और ये आगे डेसिमल एक्सपेंशन इसका होता चला जाता है, ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो पाई जो है हमारा बेटा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है? हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद आती है हमारी बात रूट वाले नंबर्स की। मैंने यहाँ लिखा है रूट 15। ठीक है, अब रूट वाले नंबर, एक बात दिमाग में ये बिठाओ, जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता है, वो हमारे इर्रेशनल होते हैं। कंप्लीट स्क्वायर भाई क्या आ गया? आप ये पहले तो सबसे पहले ये समझ लो कि जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर हैं, लेकिन उन नंबर्स को छोड़कर जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता है। देखो कैसे, अगर यहाँ लिखा है √2, ठीक है, ये इर्रेशनल है। √3 ये इर्रेशनल है। √5 ये इर्रेशनल है। √7 ये इर्रेशनल है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम आपने 4 तो छोड़ ही दिया है ना, आगे 6 भी छोड़ा है, लेकिन उससे पहले क्या छोड़ा है मैंने? 4। ठीक है, अब 4 क्यों नहीं लिखा मैंने इसमें? अगर मैं यहाँ पर √4 लिखती हूँ, ठीक है, √4 अगर मैं लिखूंगी तो इसके तो 2 फैक्टर्स हो जाते हैं ना। क्या हो जाते हैं भाई? ये 2 × 2, ये ऐसे रूट में आया, फिर इसका एक 2 बाहर आ गया, इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। √4 का कंप्लीट स्क्वायर हमारा 2 होता है ना, तो जिन नंबर्स का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा वो हमारे इर्रेशनल नहीं होंगे। अब देखो ये 2 बन गया, अगर मैं इसके पॉइंट में 1 लगा दूंगी तो मैं ये क्या बन जाएगा? ये रैशनल नंबर बन जाएगा ना। अभी हमने पीछे यही तो सीखा था कि जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। कैसे? जैसे हमने 2 के पॉइंट में 1 लगा दिया था, पीछे भी मैंने अभी शायद 25, 98 ऐसे करके एग्जांपल्स लिए थे ना। तो यहाँ पर इसका जिसका भी, जिस रूट का भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है बच्चे, वो हमारा रैशनल नंबर होगा, वो इर्रेशनल नहीं हो सकता। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पर 25 है, अगर √25 है तो इसका भी तो कंप्लीट स्क्वायर होता है ना, इसका कंप्लीट स्क्वायर 5 हो गया तुम्हारा,
तो ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नहीं है, ये इर्रेशनल नहीं है। अगर यहाँ लिखा है √17 तो इसका तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या बन गया भाई, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, देखो मैं क्या लिख रही हूँ, इर्रेशनल की स्पेलिंग। ठीक है, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो जिनका हमें क्या बात समझ में आई, जिनका भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, और जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है बच्चे वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो जैसे यहाँ पे √17 जो है वो मेरा इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, यहाँ लिखा है 289। ठीक है, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो आगे सिखाऊंगी, वैसे आप छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए होंगे, लेकिन मैं अभी आपको आगे और उसको क्लियर करूंगी। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना बेटा, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 17। कंप्लीट स्क्वायर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर √17 जो है वो इर्रेशनल है, लेकिन √289 जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर 17 बन रहा है, तो 17 एक रैशनल नंबर है। जो √17 है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, और जो 17 289 का कंप्लीट स्क्वायर होने के बाद आया है वो हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो भाई ये होल नंबर भी तो है, ये नेचुरल नंबर भी तो है, तो ये हमारा इंटीजर भी तो है, तो ये हमारा रैशनल नंबर भी है। इसके अपॉन में अगर मैं 1 लगा दूंगी तो ये P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो हमने क्या बात समझी कि जितने भी रूट वाले नंबर कंप्लीट स्क्वायर दे देते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। बाकी जितने भी रूट लगे ना, जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, सबको बेधड़क कह दो कि वो इरेशनल है। समझ में आई मेरी बात, कि जितने भी नंबर्स जो रूट वाले हैं उनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, उनको हम क्या कहेंगे, वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। वो सारे नंबर्स हमारे इरेशनल होंगे। ठीक है, एक हमने पाई को समझा, एक हमने रूट वाले नंबर्स को समझा। अब तीसरा आता है हमारा डेसिमल नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई अभी आपने मैम ने कहा था कि डेसिमल नंबर्स तो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल हटा के करके भी दिखाया था, है ना। तो ये हमारी समझने वाली बात यहाँ पर ये है 0.21 211 211 211। ठीक है, ये देखो इनका पैटर्न जो है ना वो सेम नहीं है। ठीक है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अलग अलग नंबर आते चले जा रहे हैं और ये कभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। जो डेसिमल नंबर्स खत्म नहीं होते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स। ये सारे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो भाई क्या समझा हमने कि देखो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है ना 2 3 2 3 2 3, अब इसमें 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता चला जा रहा है। तो जब ये रिपीट हो रहा है तो ये हमारा रैशनल है। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन जब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे 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 आगे बढ़ता चला जा रहा है, तब ये हमारा इर्रेशनल है। समझे, जो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो हमारा रैशनल नंबर है। बात को दोबारा ध्यान से समझो। डेसिमल नंबर्स मैंने अभी कहा था कि रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर्स तब रैशनल नंबर होते हैं जब वो या तो खत्म हो जाए या वो रिपीट होते चले जाए। तो जब वो रिपीट होते चले जाएंगे तो वो हमारे फ्रैक्शन कहलाएंगे, और फ्रैक्शन कहलाएंगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएंगे। और अगर वो रिपीट मतलब खत्म भी नहीं हो रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, नेवर एंडिंग है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो डेसिमल नंबर क्या है, जो नेवर एंडिंग है, जो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो हमारे इर्रेशनल है। तो हमने क्या सीखा, इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, एक हमारा पाई इर्रेशनल नंबर है, एक हमारे रूट वाले नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता है वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, और उसके बाद जितने भी हमारे डेसिमल नंबर्स जो नेवर एंडिंग है, जो बढ़ते चले जाते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं, उसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। वही रैशनल इर्रेशनल के बाद अब हम आते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर पर। छोटी क्लासेस से सीखते हुए आ रहे हो, फिर भी गलती करते हो ना, हमेशा करते हो। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मैं सिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं प्राइम नंबर्स की बात।
ठीक है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे बच्चों, वो क्या है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 3, अच्छा 4 तो 2 के टेबल में आता है ना, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 5, उसके बाद 6, देखो 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो 2 और 6 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7, ठीक है। अब 9 जो है हमारा 3 के टेबल में आता है, तो भाई वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जो हमारे सिर्फ अपने टेबल में आएंगे और सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो सारे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है वो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है वो हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद बात आती है हमारी कॉम्पोजिट नंबर्स की, कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। अच्छा देखो, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है ना वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स को हम कैसे समझेंगे कि जो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर है। अब आप कहोगे भाई पहचाने कैसे, है ना। अब ये तो नहीं ढूंढे कि हम प्राइम नंबर पहले देखें कि प्राइम नंबर है या नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको करने का एक तरीका ये भी है कि भाई 2, ठीक है, नहीं सॉरी 2 नहीं, वो नंबर जो डिविजिबल हैं 4, 6, 8, 10, 12, इसको देख के इस पैटर्न को समझो क्या समझ में आ रहा है। इसमें ना सारे इवन नंबर्स होते हैं ज़्यादातर, मतलब इवन नंबर्स भी होते हैं इसमें, वैसे तो ऑड नंबर्स भी होते हैं। भाई 15 है, 15 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है ना, तो 15 जो है हमारा प्राइम नंबर सॉरी कॉम्पोजिट नंबर है। तो इतने जितने भी इवन नंबर्स होते हैं ना वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं वो सारे हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो हमने क्या सीखा कि भाई प्राइम नंबर्स जो हैं वो किसी के भी टेबल में नहीं आ रहे, और जो कॉम्पोजिट नंबर हैं जो किसी से भी डिवाइड हो रहे हैं, किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर कहलाएंगे। मतलब एक नंबर से डिवाइड होना जरूरी है कि भाई ये अगर कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। ये हमारा देखो 4 जो है 2 के टेबल में आता है, 6 जो है हमारा 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो ये नंबर्स जो है ना ये किसी न किसी टेबल में आ रहे हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर्स है ना वो किसी भी टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे और सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे। वो बड़े अकड़ू होते हैं, प्राइम नंबर्स बड़े अकड़ू हैं भाई, वो किसी के टेबल में नहीं आते। कॉम्पोजिट नंबर बेचारे डिवाइड हो जाते हैं और वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं किसी दूसरे नंबर से, किसी दूसरे टेबल में आ रहे हैं, तो वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर्स नहीं है। जो किसी के भी टेबल में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं और 1 के टेबल में आ रहे हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा देखो, ये तो हमने समझ लिया। एक और बहुत ज़रूरी जो इसमें समझने वाली बात ये है, इसमें देखो इसमें भी कहीं 1 नहीं है और इसमें भी कहीं 1 नहीं है ना, और 0 भी कहीं नहीं है, यहाँ पर 0 भी नहीं है और यहाँ पर 0 भी नहीं है। तो 0 नंबर और जो 1 है और जो 0 है वो कहाँ जाएगा। ठीक है, 1 एंड 0 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो ना इस टीम में जाते हैं और ना इस टीम में जाते हैं। वो कह रहे भाई हमें किसी की पार्टी में नहीं जाना है, हमें अकेले रहने दो। 1 और 0 ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 1 और 0 ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। इस बात को ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कई बार MCQ में आ जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको याद रखना है कि 1 और 0 क्या है। 1 और 0 ना तो प्राइम नंबर है ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। ये दोनों किसी पार्टी में नहीं है, ना वो इधर गए ना वो इधर गए, वो कह रहे हमें अकेले रहने दो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद आता है हमारा को प्राइम। ठीक है, को प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, को प्राइम का मतलब है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। मतलब देखो 2 और 3 ये कहीं किसी और टेबल से डिवाइड हो सकते हैं आपस में, मतलब जिससे ये भी डिवाइड हो और ये भी डिवाइड हो, नहीं हो सकते ना। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, मैं CF लिख देती हूँ। ठीक है, जिसको आगे चलकर ना आप HCF भी बोलोगे।
इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि 1 कॉमन है। तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारा तुम ले लो 7 और 13, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, ये किसी भी नंबर से और आगे डिवाइड नहीं होंगे आपस में, मतलब एक ही नंबर से ये दोनों नंबर्स आपस में आगे जाके डिवाइड नहीं हो सकते। मतलब ये दोनों नंबर्स जो हैं ये डिवाइड नहीं होंगे, किसी भी नंबर से नहीं होंगे। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। सिर्फ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्राइम नंबर्स हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो को प्राइम नंबर्स हैं। इस चीज़ को समझ लो, आगे जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पे बेस्ड होगा। को प्राइम नंबर्स कौन से हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, आपस में ये डिवाइड नहीं होते हैं, इसको हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो भाई प्राइम नंबर्स के बाद, कॉम्पोजिट नंबर्स के बाद बारी आती है, कहानी में एंट्री होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हम प्राइम नंबर्स के थ्रू जब किसी नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे इसमें। अब देखो हमने अभी पीछे करा भी था फैक्टर्स, देखो यहाँ पर मान लो लिखा है 6, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स होने का मतलब क्या है कि भाई ये किस किस नंबर में, मतलब किस किस नंबर के टेबल में आएगा। देखो ये 1 के टेबल में आएगा, ये 2 के टेबल पे आएगा, ये 3 के टेबल में आएगा और फिर ये 6 के टेबल में आएगा। ठीक है ना, तो 6 जो है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 6। ठीक है, सो आई कैन से फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके, 1 2 3 और 6। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स है। अब ये तो भाई छोटा सा नंबर था, मैंने आसानी से आपको करके दिखा दिया, आपने भी इसको ओरली समझ लिया। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तब क्या कर सकते हैं, तब हमें उसका करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मान लो 5000 ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले हम इसको करना जो स्टार्ट करते हैं वो 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले इसको 2 से करेंगे, उससे नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे, उससे नहीं हो रहा है तो आगे चलेंगे। मतलब सबसे पहले हमें सबसे छोटे नंबर से करना है, फिर आगे बढ़ते चले जाना है। और दूसरी बात ये कि देखो कई बच्चे क्या करते हैं, भाई यहाँ पर 10 5 50 0 0। ठीक है, तो ये लिखा तो आंसर तो इसका सही आ रहा है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा जो सिर्फ होता है वो प्राइम नंबर्स से होता है। मैंने भी आपको पीछे सिखाया था ना कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा हमारा बच्चे, वो हमेशा प्राइम नंबर्स से ही होगा। तो मैं यहाँ पर इसको 10 से नहीं करूँगी, मैं यहाँ इसको स्टार्ट करूँगी किससे, 2 से। सबसे पहले हम इसको 2 से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0 2। जहाँ तक 2 से होता जाएगा वहाँ तक करते जाएंगे। ठीक है, ये अब हो गया आपका 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब देखो ये ऑड नंबर आ गया ना, 625 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब 3 से करके देखते हैं, 3 से जाएगा ये, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम इसको किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। देखो फिर से ये 5 से जा रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे देखो ये 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये सारे हमारे क्या आ गए, ये सारे हमारे प्राइम नंबर से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जिसमें हम सारे प्राइम नंबर से ही इस नंबर को डिवाइड करते हैं और फिर इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 5000 के फैक्टर्स क्या आ गए बेटा, 5000 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, 5 भी 4 टाइम्स है, तो हमने उस पर पावर्स लगा दी हैं। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके फैक्टर्स हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद बात आती है एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो इससे समझ में आ रहा है हमारा कि हमेशा मल्टीप्लाई होकर ही आएगा। ठीक है, दिमाग में बिठा लो, एलसीएम हमेशा मल्टीप्लाई कर आता है और एचसीएफ फैक्टर के रूप में आता है, यानी कि डिवाइड होकर आता है। तो चलो करके देखते हैं इसको कि क्या चीज़ कैसे होती है। ये 100, 510 और 92 मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। इसमें देखो एलसीएम निकालने के लिए तो मैं साथ साथ कर पाऊंगी, ठीक है, मैं इसको साथ साथ कर सकती हूँ, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए मुझे दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब दोनों के अलग अलग फैक्टर्स मुझे निकालने पड़ेंगे। एलसीएम में ये प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम के मैं साथ साथ फैक्टर्स निकाल सकती हूँ, लेकिन एचसीएफ के फैक्टर्स मुझे अलग अलग ही निकालने पड़ेंगे। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं 510 और ये आ गया आपका 92। ठीक, यहाँ पर देखो 0 है और ये 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। ठीक, उसके बाद अब देखो यहाँ पर तो ये 46 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो भाई इससे कहो तुम अभी यहीं बैठे रहो, हम पहले इसको करके आते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक, अब ये किससे जाएगा? ये 23 2 से भी नहीं जाएगा और ये इससे भी नहीं जाएगा। इसको कर लेती हूँ मैं 3 से। ठीक है, 3 6 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, यहाँ आ गया 23। उसके बाद अब ये किससे होगा? अब ये होगा 5 से। ठीक है, 3 से तो नहीं होगा ना अब ये। अच्छा, ये 23 जो है वो प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज चल रहा है, इसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकती, इसको आगे जाके मैं 23 से ही करूँगी। 5 से जब किया मैंने इसको, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35 और ये आ गया मेरा 23। अब 17 1 ज़ा 17 और ये 23, फिर 23 1 ज़ा 23। ठीक है, सारा यहाँ पे हमें 1 बनाना होता है, ये 1 बन गया हमारा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 2 3 5 17 और 23। अब एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम देखो पहले तो इनको कर लो। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 5 12 5 ज़ा 60, तो ये तो आ गया 60। इन दोनों को कर लेते। 17 और 23 को जब डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 5, 3 1 ज़ा 3 और 2 5। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया आपका 3, ये हो गया 9 3 391। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हम यहाँ कहाँ करूँ भाई? यहाँ कर लेती हूँ 391 मल्टीप्लाई बाय 60 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 और 6 3 ज़ा 18 और 5 23। ठीक है, तो एलसीएम बच्चों क्या आ गया मेरा? इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2 3 4 6 0 था ना यहाँ पे, तो वो लगा दिया। तो एलसीएम मेरा इन सबको मल्टीप्लाई कर आया, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया? 2 3 4 6 0। ठीक है, 23,460। अब बात अगर हम एचसीएफ की करें तो एचसीएफ में मुझे क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ में बच्चों मुझे पहले इन दोनों का अलग अलग फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 510 के करते हैं। देखो मैं क्या कर रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 3 से करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, ये हो गया 17 1 ज़ा 17। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर क्या था? उसके बाद था हमारा 92 के फैक्टर्स करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और ये 23। ठीक है, अब इनमें देखो कॉमन क्या है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इसके फैक्टर्स आ गए 2 3 5 17, इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 23। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में सिर्फ ये वाला, देखो ये वाला 2, ये वाला और ये वाला 2 जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ये वाला 2 जो है इसमें नहीं है, ये 3 5 17 इसमें नहीं है, ये 23 इसमें नहीं है। तो दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में है? वो सिर्फ 2 है। तो हमारा एचसीएफ बच्चों क्या आया? एचसीएफ आया हमारा 2। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा इसमें क्या है? वो है हमारा 2। ये हमने इसका एलसीएम करा था। एलसीएम किस तरह से आया था? मल्टीप्लाई करने के बाद। और एचसीएफ किस तरह से आया बेटा? एचसीएफ हमारा जो इन दोनों में कॉमन था, सिर्फ वही हमारा कॉमन है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि एचसीएफ है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये है हमारी थ्योरम 1.2, ठीक है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो थ्योरम हमसे क्या कह रही है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा और a जो है एक इंटीजर है, हमें इसको प्रूफ करना है। अच्छा देखो, इसको समझने के लिए ना हमें एक एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 3 और 36। अच्छा 3 और 36 ही क्यों लें, देखो ऐसा नंबर हमें यहाँ लेना है जो डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 डिवाइड्स 36, भाई 3 जो है वो 12 पर 36 को डिवाइड करता है। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अगर 3 डिवाइड्स 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो मैंने 36 को इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये मान लो ये है हमारा, ये इसको a मान लो, ठीक है, ये a स्क्वायर है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो 3 डिवाइड जो कर रहा है 36 को, तो मैंने 36 को इस तरीके से इस रूप में लिख लिया कि भाई 6 का स्क्वायर भी तो 36 ही होता है ना, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। ये मेरा a चल रहा है। अब अगर 3 जो है इसको डिवाइड कर रहा है तो मेरी थ्योरम क्या कहती है कि भाई 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर मेरा 3 जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो मेरा जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम से मुझे ये पता चला। तो जब ये 3 को भी यहाँ पे 6 से भी डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ गई। जो ये मेरा 6 है ना, ये मैंने इसको a ले लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर, क्या लूँ, अगर देखो मेरा 2 ले लेते हैं। 2 डिवाइड करता है अगर 16 को, ठीक है। 2 अगर 16 को डिवाइड करता है तो फिर मैं कैसे लिखूँगी इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगी, है ना। तो भाई 2 अगर इसको ऐसे डिवाइड कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, 4 को भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम, ये थ्योरम हमें यही बता रही है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हमें दोबारा रिपीट करती हूँ कि क्या समझा रही है कि भाई अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था ना, तो स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कि अगर 3 जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर 5 जो है c के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, c के स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है किसको भी डिवाइड करेगा, 5 जो है c को भी डिवाइड करेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। हमने अभी क्या पढ़ा, दोबारा बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ना अति आवश्यक है, ये आगे जाके आपके बहुत काम आने वाली है। इस चीज़ को ध्यान से समझो कि भाई अगर 3 जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो उसने 6 को भी डिवाइड किया। 2 जो है 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो उसने 4 को भी डिवाइड किया। इसी तरह अगर 5 जो है c के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, c यहाँ पर एक इंटीजर है, मान लो कि अगर 5 जो है c के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है c को भी डिवाइड करेगा। 5 अगर c के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 c को भी डिवाइड करेगा। बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ में एक बार ना आए तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखना, फिर से समझना। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, आगे बहुत काम आने वाली है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है कि भाई 5 अगर c के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 c को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हमें यही समझाती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब वो हमें डायरेक्ट थ्योरम तो देंगे नहीं कि भाई इस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाओ। हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें थ्योरम को अप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि भाई हमें √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। इर्रेशनल प्रूफ करना है, वो कैसे करें। जब भी इर्रेशनल प्रूफ करना हो ना, सबसे पहले उसका उल्टा ले लो। उल्टा क्या कि भाई हमने ले लिया √2, लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। मुझे इर्रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन मैं इसको ले क्या रही हूँ कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। जब मैंने इसको ऐसे ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई √2 जो है वो a/b की फॉर्म में है,
इस तरीके से है। हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पी अपॉन क्यू भी ले सकते हो, आर अपॉन एस भी ले सकते हो, सी अपॉन डी भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जो आपका दिल करे। ठीक है, यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम यहाँ लिखेंगे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये दोनों जो है को प्राइम नंबर्स हैं और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात बहुत ध्यान से समझना। को प्राइम, पीछे भी मैंने समझाया था, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, कोई और उनका फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ फैक्टर 1 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या माना है कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, उनका फैक्टर जो है सिर्फ 1 है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसको कर लेते हैं, यहाँ मैं ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसकी कर दो स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग जब करेंगे दोनों साइड पर, अच्छा दोनों साइड की करते हैं स्क्वायरिंग, कभी इधर की करके बैठ जाओ। ठीक है, जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² और ये a²। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है ना वो भी 2 से डिवाइड होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान से समझो कि 2 को अगर मैं किसी नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है, जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वो 2 से डिविजिबल होगा कि भाई अगर मैं 2 को, मान लो 2 को मैं कर रही हूँ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये स्क्वायर करा इसका, ये हो गया 16 और ये आ गया आपका 32। तो देखो 32 जो आया वो भी तो 2 से डिविजिबल है ना, है ना। तो यहाँ पर बात क्या निकल कर आ रही है कि भाई ये इक्वेशन 1 है हमारी। यहाँ पर बात क्या निकल कर आ रही है कि 2 को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है वो 2 से डिविजिबल है। अभी हमने पीछे थ्योरम में, थ्योरम 1.2 में क्या पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ ऐसे 2 डिवाइड्स a। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 डिवाइड्स a, है ना। यही तो समझ में आया ना कि भाई अगर मैं किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये जो b² है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो जो इसका प्रोडक्ट है यानी कि a² वो भी तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम पीछे भी थ्योरम में क्या पढ़ के आए थे कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसका वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। मतलब अगर 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर 2 जो है हमारा a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है हमारा a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। चलो, यहाँ पर अगर हमने 2 डिवाइड a लिखा है तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ अगर किसी भी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी भी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वहाँ पे भी मेरा जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके? a के होगा ना। अगर मान लो मैं 2 को c से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल आ जाएगा मेरा a। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गई मेरी? 2c इज इक्वल्स टू a। ठीक, फिर से भाई इसको हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं स्क्वायरिंग। जब हमने इसकी स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया a²। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया हमारा 4c²। अच्छा देखो, ये जो a² है ना, यहाँ से जाओ इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, a² को क्या लिख दूंगी मैं? a² किसके बराबर आया था बच्चे मेरा? 2b² के। a² किसके बराबर था? 2b² के बराबर था ना। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ 2b²। क्लियर है? 2c² a² हुआ, उससे 4c² 2b² हुआ। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको कट कर लेते हैं। जब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2c² और यहाँ पर रह जाएगा b²। इस स्टेप पे कंफ्यूज मत हो जाना। 2 को 4 से डिवाइड किया है तो 2c² आया है और यहाँ पर ये b² आ रहा है। देखो, अब ये घूम फिर कर इस तरह की ही इक्वेशन आ गई ना कि भाई 2 जो है b को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ 2 डिवाइड्स b² then 2 divides b also।
ठीक है। अगर 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। यही तो हमने थ्योरम से पढ़ा है कि अगर 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो हमारा बी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ हमने क्या देखा था कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है ए को, यहाँ हमने देखा 2 डिवाइड कर रहा है बी को, है ना भाई। 2 जो है वो ए का भी फैक्टर है और 2 जो है वो बी का भी फैक्टर है। भाई ये क्या मसला, हमने तो यहाँ पे करा था कि भाई को प्राइम है, ये को प्राइम है तो सिर्फ 1 ही इनका फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर तो 2 भी इनका फैक्टर निकल कर आ रहा है ना। देखो हम जब प्रूफ करते चले गए तो यहाँ पे 2 ए का भी फैक्टर आ रहा है और 2 जो है वो मेरा बी का भी फैक्टर आ रहा है। ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसका सीन ये है कि यहाँ हम यही चीज़ जो है हमारा आंसर है कि हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया था कि ए एंड बी जो है वो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब जब ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो HCF है, यही तो मैंने बताया था अभी पीछे कि जो HCF है वो 1 होगा, कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। तो जब यहाँ पर HCF 1 आ रहा है तो यहाँ पर 2 कैसे आ सकता है, ये 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, ये 2 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, प्रूफ किया है हमने ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी एजम्पशन थी कि √2 जो है रैशनल नंबर है, ये बिल्कुल गलत थी। समझ आई बात। तो हमने इसका आंसर क्या निकाला कि भाई ये जो हमने एज्यूम किया था कि √2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, हमारी एजम्पशन गलत थी। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे therefore our assumption was wrong, so √2 is irrational। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले इसको रैशनल एज्यूम किया था और फिर हमने उसको एज्यूम किया था रैशनल, और फिर हम जब उसको सॉल्व करते चले गए तो हम इस कंक्लूजन पर आए कि जो 2 था वो ए को भी डिवाइड कर रहा था, जो 2 था वो बी को भी डिवाइड कर रहा था। और जबकि हमने यहाँ पे क्या लिया था कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका HCF 1 है, HCF 1 है। तो भाई यहाँ पे कैसे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर HCF 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब 2 भी फैक्टर आ रहा है कि भाई 2 इसका भी फैक्टर है और 2 इसका भी फैक्टर है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे अगर हो रहा है तो हमारी एजम्पशन ही गलत थी। जो एजम्पशन थी वो ये थी कि √2 जो है हमारा रैशनल नंबर है, तो हमारा √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, √2 हमारा इरैशनल नंबर है। ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हमें धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक बहुत ही अच्छी बात ये है, √2, √3, √5 इनमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, बहुत सालों से आ रहा है, बार बार रिपीट होता है। तो इसको अगर समझ लिया ना तो समझ लो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। 5 नंबर बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, तो हम इसको क्यों ना समझें, हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बार बार रिपीट करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेप्स याद कर लो, लेकिन स्टेप्स याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको समझ के करोगे। आसान चीज़ है, समझ में आने वाली चीज़ है, समझो। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताओ, जो भी स्टेप समझ में ना आए हो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर से समझाऊंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।